हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आपका जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणा है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री किसे कहते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताया था केमिस्ट्री की परिभाषा। अब आपको वो नोट करनी है। इसमें क्या लिखना है कि विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखोगे, लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, संगठन एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगी? रसायन विज्ञान कहलाती है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाली है वो देख लेना, ठीक है ना। यहाँ आपको नोट करना है केमिस्ट्री में। इसके बाद आपका मेन पॉइंट आज से स्टार्ट होगा, कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो प्रतिपादन किया था वो थे लेवासियर। इंग्लिश में इसी को लेवासियर बोलते हैं, जो कि हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक लेवासियर या लेवासियर को कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? आपको लिखना है, लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? देखिए, इस नियम के अनुसार, लिखिए, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? कुल द्रव्यमान, मतलब उन दोनों का योग, कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। अभिकारक जितने भी होंगे उनका द्रव्यमान निकाल के उनको जोड़ दो, कुल द्रव्यमान। ऐसे ही आपके उत्पाद जो होंगे उनका द्रव्यमान निकालो, उनको जोड़ दो, और देखो दोनों तरफ समान आएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, वो हमेशा समान रहता है। मतलब कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है ना। अर्थात द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही क्या किया जा सकता है? उत्पन्न किया जा सकता है। आप वीडियो को रोक रोक के पॉज करके और लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको सेकंड वीडियो जो परमाणु भार अणुभार वाली दी थी वो अभी यहाँ काम में आएगी। देखिए कैसे, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया आपके पास CaCO3 क्या है? एक अभिकारक है। ये आपका अभिकारक है। उत्पाद बने इससे क्या? CaO प्लस CO2, ठीक है। ये आपका अभिकारक है, ये आपका क्या है? अभिकारक। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ आपके ये दोनों क्या बने हैं? ये दोनों क्या है? आपके उत्पाद हैं। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, पहला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें देखना है द्रव्यमान संरक्षित है या नहीं। पहले इधर का द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है हमें? द्रव्यमान। तो देखिए कितने परमाणु है? कार्बन, वो सॉरी कैल्शियम, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और 3 किसके हैं? ऑक्सीजन के अणु। एक कार्बन का कैल्शियम है, एक कार्बन है, और 3 क्या है? ऑक्सीजन। कैल्शियम का परमाणु भार क्या बताया था मैंने आपको? बताइए, कैल्शियम का परमाणु भार क्या होता है? कैल्शियम 20 नंबर पर आया था, इसका 40 बताया था आपको। तो कैल्शियम का हो गया 40 प्लस कार्बन एक ही है, कार्बन का 6 × 2 = 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना बताया था। और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता कितना है? 16 होता है, 8 × 16। तो देखिए 40 + 12 +
16 3 जा 48, मतलब 16 3 48। तो अब इनको सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। 8 और 2 10, 10 की 0, 1 और 1 कैरी जाएगी, मतलब हासिल जाएगी। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10। तो इसका जो द्रव्यमान आया वो कितना आया, 100 AMU। क्या आया, 100 AMU। एटॉमिक मास यूनिट इकाई होती है, कल बता दिया था मतलब लास्ट वीडियो में, 100 AMU। अब इधर निकाल के देखिए क्या इसका भी 100 AMU आएगा। सबसे पहले CO का निकाल लो। कैल्शियम आता है 20 पर, है ना, 20 का दूना 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्या हो जाएगा 40 50 56। क्या है इनके, ये द्रव्यमान है, एटॉमिक मास। CO2 का निकालेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, परमाणु या अणु बल या डायरेक्ट द्रव्यमान लिख दो। क्या लिख दो, द्रव्यमान। CO2 का क्या होगा, कार्बन 6 नंबर पर आता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन के हैं तो 2 इंटू ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 12 प्लस 16 2 जा 16 कितने होते हैं 32। ऐड करना है 2 और 2 4, 3 और 1 4, कितने हो गए 44 AMU, 56 AMU। ऐड कर दो 56 प्लस 44 100 AMU। तो देखिए इन दोनों के जब द्रव्यमानों का कुल निकाला 100 आया, अभिकारक का भी क्या आ रहा है 100। तो यही आपका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, जितने भी अभिकारक है उनका कुल द्रव्यमान, जितने भी उत्पाद हैं उनका कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहता है। अर्थात ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। प्रतिपादन किसने किया था, लेवॉइसिए ने किया था, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका नियम आएगा स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट नियम का क्या है आपका, स्थिर अनुपात का नियम। वो भी आपका इसी किससे संबंधित है, द्रव्यमान से संबंधित ही है। देखो उसके नाम में आ रहा है स्थिर अनुपात। क्या नाम है, स्थिर अनुपात, यानी कि उसमें द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा, स्थिर। कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन से ही सब कुछ पता लग रहा है। स्थिर अनुपात है तो द्रव्यमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। किसका द्रव्यमान, यौगिकों के जो परमाणु या अणु होंगे उनके अनुपात। ठीक है, देखो सेकंड है आपका स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड क्या है आपका, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसमें भी सबसे पहले प्रतिपादन लिख लो, किसने प्रतिपादन किया, मतलब किसने दिया था, ये प्राउट ने। किसने दिया था, प्राउट ने। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, नोट कीजिए। इस नियम के अनुसार एक यौगिक में उपस्थित, इस नियम के अनुसार एक यौगिक में उपस्थित द्रव्यमानों का अनुपात, एक यौगिक में उपस्थित, अच्छा द्रव्यमान किसका लोगे, द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। और द्रव्यमान क्या होंगे, यौगिक में जो भी परमाणु या अणु आपके हैं। तो लिख दो इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का, क्या लिखोगे, तत्वों का। ठीक है ना, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमानों का अनुपात है वह सदैव स्थिर रहता है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसे ही क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चाहे फिर यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, क्या लिखोगे, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। यहाँ तक आपको लिखना है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें जो तत्व हैं
उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं हम अभी। देखिए इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं वही CA, जैसे एग्जांपल हम इसी का वही ले ले पहले, CaCO3 क्या हुआ, CaO प्लस CO2, यही होता है। अब इसमें जो किस किस का अनुपात देख ले हम, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें। क्या देखें, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। ठीक है, देखो यहाँ किस किस में देखेंगे हम, एक तो देखेंगे CO2 का और एक किसका देखेंगे, CO2 का। देखिए CO2 आपके पास यहाँ भी है क्या, बिल्कुल है। और आपके पास में देखो यहाँ जो CO2 है, लेके देखें इसका यौगिक है, ये भी आपका एक यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। यौगिक जानते हो ना क्या होते हैं, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले तो यौगिक, और अनिश्चित अनुपात में मिले तो मिश्रण। ये सब निश्चित अनुपात में मिल रहा है। कैल्शियम का एक परमाणु, कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 3 यौगिक है। कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का एक यौगिक है। कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 यौगिक है। तो स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक में हम कोई भी एक यौगिक इसका ले लें। जैसे हमने ये CO2 उठा लिया, क्या उठा लिया, CO2, इस रासायनिक अभिक्रिया में CO2 उठा लिया। ठीक है, क्या उठाया हमने इसका, CO2, इसमें से CO2 ले लें। तो इस यौगिक में जो कार्बन और ऑक्सीजन है, जो इसके तत्व हैं, उनका द्रव्यमान निकालो। कार्बन का क्या होगा, देखो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। कार्बन और ऑक्सीजन का क्या निकालना है, अनुपात। ऑक्सीजन के 2 है। कार्बन का द्रव्यमान क्या होगा, कार्बन का एक ही परमाणु है तो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, तो 12 अनुपात 16 दूनी 32। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, किससे होगा, 4 से, 4 तिया 12 और 4 8 32। क्या आ रहा है आपका, 3 अनुपात 8। जब CO2 का आपने निकाला, आपका आया 3 अनुपात 8। ये तो हमने निकाला इस विधि से। अब वो कह रहे हैं कि चाहे किसी भी विधि से निकालो। अब हम एक दूसरी विधि से CO2 निकालें। अब हमें क्या करें, दूसरी विधि से CO2 निकालना है। कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, क्या आ जाएगा आपके पास, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ो, CO2 आया। अब यहाँ निकाल के देखो कार्बन और ऑक्सीजन का, तो वही कार्बन एक है, ठीक है भाई एक है, तो एक का द्रव्यमान क्या होगा, वही 6 होगा, और ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई सेम हो रहा है, क्योंकि वही 16, तो 6 अनुपात 32। और क्या करना है, सॉरी, कार्बन का 6 तो परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान दुगना होगा, 6 दूनी 12, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 8 32 आ रहा है 3 अनुपात 8। तो द्रव्यमान वो स्थिर अनुपात का नियम क्या, ढंग से समझिए। ऐसा मत करना कि इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालने लग जाओ। इसमें भी 2 अभिक्रियाओं से समझेंगे इसको 2 अभिक्रियाओं से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में ये लिखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहता है। चाहे उस यौगिक को, जिस यौगिक का निकाल रहे ना, उस यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। तो हमने यहाँ CO2 को एक बार तो इस यौगिक से बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया CO2, देखा द्रव्यमानों का अनुपात 3 अनुपात 8 आया। फिर हमने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों को जोड़ के बनाया, और फिर द्रव्यमानों का अनुपात निकाला 3 अनुपात 8। तो हो गया ना सिद्ध। क्या सिद्ध हो गया कि चाहे किसी भी विधि से यौगिक निकाल लो, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहता है। इसे क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 2 नियम आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट नियम से हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।